सीधा लखनऊ में जो कि मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है, उत्तर प्रदेश बीजेपी कर रही है। अब से कुछ ही देर में ये मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र रिलीज होने वाला है। तमाम यूपी के बड़े नेता और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां मौके पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वर्तमान में लहर चल रही है। लगातार किए गए पार्टी के द्वारा संघर्षों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से, गुंडागर्दी से, माफियागिरी से मुक्त कराने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये सपा, बसपा और गठबंधन में साथी बनी कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। मेरा उत्तर प्रदेश विकास में बहुत पीछे चला गया। जातिवादी और संप्रदायवादी राजनीति के कारण से, चाहे भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे जिले से लेकर के थानों तक में नियुक्तियों का मामला हो, वर्तमान की प्रदेश सरकार ने केवल तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का काम किया। पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश को सुशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। माताओं बहनों की आबरू आज किस प्रकार से, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे प्रदेश के अन्य कोई हिस्से हो, सुरक्षित नहीं है। मैं चूंकि बहुत लंबा, मुझे यहां पर कुछ नहीं कहना। आज भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 यहां आने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए क्या करना चाहती है? उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए क्या करना चाहती है? माताओं बहनों के लिए क्या करना चाहती है? बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहती है? ये सारे विषयों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं सादर आमंत्रित करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण और लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसके उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बैठी हुई जनता को प्रतीक्षा है, धोखेबाजी, विश्वासघात की जो राजनीति पिछले 14 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हुई है, उससे लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। और मुक्ति का एक तरह से अभियान आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए इस लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के माध्यम से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो रखने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में आप सभी का पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। देश के सबसे बड़े प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 9 मार्च को ये तय हो जाएगा कि इस महान उत्तर प्रदेश की जनता किसको अगले 5 साल के लिए अपने शासन की धुरा किसके हाथ में थमाने वाली है। जिस प्रकार से विगत 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पे, गांव गांव में, नगर नगर में, हर एक शहर में, मोहल्ले में, गली कुचे में जाकर जनसंपर्क किए हैं और वहां से जो हमें फीडबैक मिला है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 2/3 बहुमत के साथ बनने जा रही है। मित्रों, हम बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। इसमें चुनाव का बहुत महत्व है। हर पार्टी अपना अपना दृष्टिकोण, अपने सिद्धांत और आने वाले समय के लिए सरकार का एजेंडा लेकर जनता के बीच में जाती है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो यह व्यवस्था को और ये परंपरा को बहुत मजबूत करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रयोग किया और ये प्रयोग के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश की पूरी जनता का आकांक्षा जानने का प्रयास किया। शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, गृहिणी महिला हो, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा हो, बेरोजगार नवयुवान हो, खेत मजदूर हो, किसान हो, छोटा सा व्यापार करने वाला व्यापारी हो या बड़ा उद्योगपति हो, पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, सबकी आकांक्षाओं को हमने जानना चाहा कि जनता उत्तर प्रदेश की बनने वाली सरकार से क्या चाहती है। और एक आकांक्षा जानने की प्रक्रिया में हमने लगभग 10 करोड़ लोगों का संपर्क किया है। यूपी के मन की बात के नाम से हमने कार्यक्रम हाथ में लिया। 30 लाख से ज्यादा लोगों का अभिप्राय लिया है। मिस कॉल के माध्यम से, आकांक्षा पेटी के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और बहुत सारे ढेर सारे पत्रों के माध्यम से। इसके अलावा भी परिवर्तन यात्रा प्रदेश भर में 16,000 किलोमीटर और 192 दिन तक लगभग 5,000 छोटी मोटी सभाएं कर चली और जनता से सीधा संवाद किया। इसका समारोह देश के प्रधानमंत्री 2 जनवरी को रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक ऐतिहासिक रैली में किए और वहां उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी एक विकासशील राज्य बनाने के लिए कृतनिश्चयी है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा है उस वक्त मैं हमारे संकल्प पत्र के मुद्दों पर आने से पहले थोड़ी बात बताना चाहता हूं। मित्रों, 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा सपा की सरकारें चली। 15 साल किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा समय होता है, किसी प्रांत के, प्रदेश के जीवन में भी बहुत बड़ा समय होता है। और इसी 15 साल के कालखंड के अंदर देश भर में कई प्रदेश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से भी पिछड़े हुए थे और वो बहुत आगे निकल गए, मगर विकास की रेस में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया। 15 साल पहले, लगभग 17-18 साल पहले एक बीमारू राज्य का फेज शुरू हुआ था। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये चारों राज्य जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनको बीमारू राज्य के फेज में किसी व्यक्ति ने ढाला और कहा कि जब तक बीमारू राज्यों का विकास नहीं होता, देश का विकास संभव नहीं है। हमें राजस्थान में मौका मिला, आज राजस्थान बीमारू राज्य की सूची से बाहर है। हमें मध्य प्रदेश में मौका मिला, मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की सूची के बाहर है। हमें छत्तीसगढ़ में मौका मिला, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वो भी आज बीमारू राज्य की सूची के बाहर है। हमें जब तक बिहार में मौका मिला, हमने बहुत प्रयास किया और मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की सूची से 5 ही साल में बाहर निकालकर देश का एक बहुत प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कृतनिश्चयी है। हमने कर दिखाया है। 2014 का जनादेश देश की संसदीय इतिहास के अंदर ऐतिहासिक जनादेश है। 30 साल के बाद देश की जनता ने किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और आजादी के बाद पहली बार
आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावे किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार वहां पर बनी। मित्रों, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं हृदय से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी को न देती तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार संभव नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत मन खोलकर आशीर्वाद दिया, मगर फिर भी केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है। मोदी जी स्वयं यहां से सांसद है, सारी योजनाएं बनी है, बजट उपलब्ध है, योजनाओं का तांता लगा हुआ है। हर 15 दिन में एक योजना बनाकर केंद्र सरकार नीचे भेजती है, मगर यूपी सरकार जो है वो योजनाओं को नीचे पहुंचने नहीं देती है। जब तक लखनऊ में बैठी हुई सरकार का परिवर्तन नहीं होता, अकेली केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती, क्योंकि बुनियादी जो काम है, लोगों के रोजमर्रा के काम है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे शुद्ध पीने का पानी हो, चाहे गटर व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, ये स्वास्थ्य हो, ये सारे काम हमारे संविधान ने राज्यों के जिम्मे किए हैं। मित्रों, इसलिए जब तक यहां पर एक विकास करने वाली सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद हर साल यूपीए सरकार से हमने उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। मित्रों, 1 लाख करोड़ रुपया, मगर जमीनी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा हमने भेजा है। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान अखिलेश जी से कि वो पैसा कहां गया? क्यों गांव की व्यवस्था नहीं सुधरती? क्यों रोड नहीं सुधरते हैं? क्यों 24 घंटा बिजली नहीं आती है? क्यों स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरी है? क्यों हर शाला में शिक्षक नहीं होता है? हर शिक्षक के लिए कमरा क्यों नहीं बना है? ये सारे सवालों के जवाब अखिलेश जी आपको देने पड़ेंगे। गठबंधन कर कर उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में आप धूल नहीं झोंक सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, वो देश में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। गांव गांव के अंदर सत्ताधारी पार्टी के गुंडों ने जमीन हथियाई हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बुलंदशहर जैसी शर्मनाक घटनाएं होती है, मथुरा कांड जैसी घटनाएं होती है, खनन माफिया, रोड माफिया, कई प्रकार के माफिया आज उत्तर प्रदेश की जनता को त्रस्त किए हुए हैं। इसका जवाब अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। मित्रों, पश्चिम के क्षेत्र में पलायन का मुद्दा हो या थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात हो, कोई सरकार अगर वोट बैंक की राजनीति के कारण तुष्टीकरण कर कर चलती है तो वह सरकार सब नागरिकों को न्याय नहीं दिला सकती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता। मित्रों, हम एक संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आए हैं कि उत्तर प्रदेश 15 साल में बहुत पिछड़ गया है। सपा बसपा सपा के ये क्रम ने उत्तर प्रदेश को बहुत नीचे डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार बनाने के लिए आगे आई है कि जो सरकार 15 साल का खामियाजा 5 ही साल में पूरा कर दे। और अगर ये करना है तो हमारा जो संकल्प पत्र है वो इस तरह से हमने बनाया है, लाखों लोगों के अभिप्राय लेकर, उनकी आकांक्षाओं को जानकर मित्रों, और जिस प्रकार से नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री के नाते काम करे, उसी तरह से उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में यहां पर उत्तर प्रदेश का विकास करेगा। मित्रों, नोटबंदी के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। हमें भरोसा है कि काले धन पर जिस प्रकार का प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मित्रों, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने कभी जाति की राजनीति नहीं की, हमने परिवार की राजनीति नहीं की, हमने सिद्धांतों की राजनीति की है, हमने विकास की राजनीति की है। उत्तर प्रदेश की मतगणना होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर
जाति की राजनीति का मृत्यु घंट बजने वाला है। उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति का मृत्यु घंट बजने वाला है और उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत होने वाली है। जो जनता का काम करेगा वो उत्तर प्रदेश पर शासन करेगा। ये नए प्रकार की राजनीति का आगाज ये काउंटिंग के साथ होने वाला है। मित्रों, बहुत सारे विचार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 9 विभागों में बांटा है। हमारा संकल्प पत्र कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता का विस्तार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग सुगम व्यापार, सशक्त नारी समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर हर परिवार। ये 9 मुद्दों में हमने इस हमारे संकल्प पत्र को बांटा है। बहुत लंबी सूची है, इसके कुछ मुद्दे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत खराब हालत से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान को अगर एक लंबी छलांग लगानी है, कृषि विकास दर को 10% से आगे ले जाना है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, इसकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। सभी लघु एवं सीमांत किसान को जो फसली ऋण बाद में दिया जाएगा, वो ऋण 0% इंटरेस्ट से दिया जाएगा। किसानों से आगे पर ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। भविष्य में गन्ना किसान जब फसल बेचने के लिए चीनी मिल के सामने जाएगा, अपने ट्रैक्टर से गन्ना उतारेगा, उसका वजन कराएगा, उसको उसी वक्त 14 दिन के बाद के डेट का चेक मिल की ओर से दे दिया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। अभी जो 6000 करोड़ रुपया बकाया है, उसको 120 दिन के भीतर बैंक, कलेक्टर और चीनी मिलों के समन्वय से 120 दिन के अंदर इसका पूर्ण भुगतान करा दिया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा बनने वाली सरकार भाजपा सरकार देगी। सरकार, अभी जो सरकार है, चाहे वो सपा की है बसपा की हो, भाजपा की सरकार जाने के बाद किसान का धान किसी ने नहीं खरीदा। हम उत्तर प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं मित्रों कि 1-1 किलो उन्होंने अपनी जमीन से पकाया हुआ धान उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थन मूल्य से 100% खरीद कर लेगी। धान के लिए किसान को शोषित नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, एक 20,000 करोड़ के फंड के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की शुरुआत करी जाएगी और उसमें बुंदेलखंड को हम विशेष प्रायोरिटी देंगे। अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने के लिए 150 करोड़ के फंड से डेयरी विकास फंड की स्थापना की जाएगी और हर 4 जिलों के बीच में एक नई डेयरी, संपूर्ण डेयरी अमूल की पैटर्न पर बनाने का काम किया जाएगा। मित्रों, पशुधन जब खराब मौसम आता है, चाहे अकाल आता है, चाहे बाढ़ आती है, किसान की फसल जब बर्बाद हो जाती है, तब उसका एकमात्र सहारा होता है पशुधन। ये यांत्रिक कत्लखानों ने उत्तर प्रदेश के पशुधन को लगभग समाप्त कर दिया है। हम चाहते हैं कि फिर से एक बार कृष्ण के जमाने की तरह उत्तर प्रदेश में घी और दूध की नदियां बहे। पशुधन ये किसान का सहारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद अवैध कत्लखाने सारे बंद किए जाएंगे और यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध रख दिया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग पार्क भी मित्रों बनाया जाएगा और इसके माध्यम से किसानों को ठीक से उनका उपज का मुआवजा मिले, इस तरक्की करेंगे। न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। मित्रों, 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस फोर्स में आज भी पद खाली है। हम घोषणा करते हैं कि सरकार बनने के तुरंत बाद ये 1.5 लाख पुलिस की खाली पद एक साथ भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सांप्रदायिक तनाव के कारण विशेषकर पश्चिम में गांव के गांव खाली हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हमने तय किया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पलायन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और पुलिस और एक डेप्यूटी कलेक्टर की एक टीम बनेगी जो गांव में सांप्रदायिक तनाव के कारण कोई पलायन न कर जाए, इसको सुनिश्चित करेगी और सबको रहने का अधिकार सम्मान के साथ मिले, इसकी चिंता करेगी। सभी नागरिकों का एफआईआर धर्म और जाति के भेदभाव के बगैर सुनिश्चित किया जाएगा। जो पत्रकार दिल्ली से आए हो शायद उनको लगेगा कि इसमें क्या नई बात है। आप देवरिया नहीं गए, सलेमपुर नहीं गए, आप रॉबर्ट्सगंज नहीं गए। थाने में जाते ही पूछते हैं कौन जाति है, कौन धर्म है। अगर अनुकूलता है तो ही प्राथमिकी दर्ज होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक नागरिक की प्राथमिकी 24 घंटे में दर्ज करने की एक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मित्रों, जेलों का आधुनिकीकरण करके अंदर से गैंग चलाने वाले सभी गुंडों पर नकेल कस दी जाएगी। जो लगभग 40,000 से ज्यादा अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर पैरों और फलों को कुदाकर बाहर घूम रहे, अपराध कर रहे हैं, हम 45 दिनों के अंदर ही सभी फरार अपराधियों को फिर से एक बार जेलों के अंदर बंद करने के लिए एक कार्यबल का घोषणा करेंगे। 100 हेल्पलाइन जो है उसको घोषणा तो कर दिया कॉस्मेटिक तरीके से, मगर मैं कहना चाहता हूं मऊ के गांव में से अगर कोई 100 नंबर का डायल करता है तो 2.5 घंटे तक कोई आने वाला नहीं। ये 100 नंबर की व्यवस्था जो अभी बनाई है डायल 100, इसको हम अपग्रेड करेंगे और कहीं पर भी 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, भूमाफियाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहर मचाया है। गरीब की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, किसी विधवा की जमीन हो, किसी पिछड़े की जमीन हो, किसी दलित की जमीन हो, इसको सत्ताधारी पार्टी के गुंडों ने हथिया लिया है। हमने तय किया है कि नई सरकार बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हर जिले में बनाया जाएगा और भूमाफियाओं पर एक कठोर कार्यवाही की जाएगी। मित्रों, 15 साल में जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, इसके लिए भी हम एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे और सबको सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए खनन माफियाओं के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा और जिन्होंने भी ये 15 साल में खनन चोरी करी है वो सभी को कठोर दंड मिले, वो सुनिश्चित किया जाएगा। मित्रों, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो बहाली में होता है, इंटरव्यू में होता है, नौकरी में होता है। नौकरी के अंदर इस प्रकार की स्थिति ला दी कि हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को निरस्त करना पड़ा, उठा देना पड़ा। एक भर्ती कोई भी हो उसको जाति के आधार पर किया, धर्म के आधार पर किया। 75% 60% लोग एक ही जाति के आए। हम ऐसा नहीं चाहते। जिस युवा के अंदर कौवत होगा, जिस युवा के साथ मेरिट्स होगा, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते। इसलिए हमने तय किया है वर्ग 3 और वर्ग 4 के सारी भर्तियों में से इंटरव्यू समाप्त कर दिए जाएंगे और सिर्फ उसकी मेरिट्स पर उसको बहाली कर दी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही न उठे। मित्रों, भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने वाले सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी के अंदर देखे जाएंगे। हर युवा को मिले रोजगार। अगले 5 साल में हम 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का उत्तर प्रदेश की जनता को वादा कहते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरी उत्तर प्रदेश के ही युवा को मिले, ये हम सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, सरकार बनने के 90 दिन के अंदर सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। कौशल विकास को भी बहुत बल दिया जाएगा। 1000 करोड़ के शुरुआत से एक स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना होगी और हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक स्टार्टअप के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से मित्रों देना चाहते हैं। मित्रों, अभी जो लैपटॉप दिया है उसमें भी जाति और धर्म के आधार पर बहुत भेदभाव किया गया है।
हम युवाओं को लैपटॉप को तो देंगे, मगर इसमें सबका साथ सबका विकास की तरह हर व्यक्ति को लैपटॉप मिल पाए ये सुनिश्चित करेंगे। और 1 साल के लिए 1 GB इंटरनेट की सुविधा भी उसके साथ मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। मित्रों, शिक्षा में गुणवत्ता का विस्तार, सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत ग्रेजुएशन तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सभी लड़कों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और अगर 50% से ज्यादा मार्क लाते हैं तो लड़कों को भी 50% से ज्यादा मार्क लाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मित्रों, गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए 500 करोड़ का एक बाबा साहेब आंबेडकर छात्रवृत्ति कोष बनाया जाएगा, जो गरीब, पिछड़े और दलित बच्चों को आगे पढ़ने की सुविधा देगा। उत्तर प्रदेश में 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। हर कॉलेज में एक इंजीनियरिंग या तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। सभी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा नई सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार की जो समस्या है और जो प्रश्न अभी कानूनी पचड़े में पड़ा है, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों के प्रश्न को ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार हल कर देगी। और उत्तर प्रदेश में हम महामना मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना करेंगे। मित्रों, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, प्रदेश के सभी गरीबों तक बिना जाति और धर्म के भेदभाव से एक गरीब कल्याण कार्ड दिया जाएगा। ये मल्टीपर्पज कार्ड गरीबी के खिलाफ लड़ाई में इनके काम आएगा। मित्रों, स्वास्थ्य सुविधाएं उसी कार्ड से कैशलेस प्राप्त हो पाएगी। गरीब कल्याण कार्ड के जरिए 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए 6 लाख तक का आवासीय ऋण रियायती दरों से सरकार की ओर से दिया जाएगा। और सभी असंगठित श्रमिकों को, ठेला गाड़ी चलाने वाला, दुकान होटल में काम करने वाला, रेकड़ी चलाने वाला, हलवाई, फुटपाथ पर काम करने वाला, रिक्शा चालक, इस प्रकार के सभी असंगठित मजदूरों को 2 लाख तक का बीमा कवच सरकार की ओर से दिया जाएगा। बुनियादी विकास, मित्रों, प्रदेश के हर घर में हम 5 साल के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंचाने का वचन उत्तर प्रदेश की जनता को देते हैं। हमने कर दिखाया है। आप आज जाकर आइए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां हमने समाप्त कर दिया है। मोदी जी ने तय किया है कि 2019 के पहले एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर बिजली नहीं पहुंची होगी। और उत्तर प्रदेश की नई सरकार एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेगी जहां पर बिजली नहीं पहुंची होगी। सभी गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट 3 रुपया प्रति यूनिट की रियायत दर पर दी जाएगी। पाइप कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का एक मिशन भी हम शुरू करेंगे। अगले 5 साल में प्रदेश के सभी घरों में शौचालय भी पहुंचाने का हम लक्ष्य रखते हैं। सभी गरीब घरों में निःशुल्क LPG कनेक्शन पहुंचाने का काम हम करेंगे। उज्ज्वला योजना ने आधा काम तो कर दिया है। नई सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जो बनेगी, ये हर घर में LPG पहुंचाने का काम कर देगी। और शहर में पाइप के माध्यम से PNG रसोई गैस पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। गांवों के लिए मिनी बस सेवा कर हर गांव को तहसील सेंटर के साथ जोड़ा गया जाएगा। हर 4 गांव के बीच में एक चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना होगी, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी गरीबों के कामों को आगे बढ़ाएगी। भारत सरकार की नेशनलाइज बैंक, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक मिलकर 25,000 से ज्यादा गांवों में हम 5 साल में बैंक सेवा उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे। लखनऊ, नोएडा की मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा। सिर्फ उद्घाटन के फोटो खिंचाने की मैं बात नहीं कर रहा। आज भी आप उद्घाटन हो चुका है लखनऊ में। इसमें से कोई भी व्यक्ति अगर मेट्रो में बैठना चाहे तो बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। ऐसी नहीं, साच अर्थ में जिसके साथ सुरक्षित रूप से परिवार के साथ
उत्तर प्रदेश की जनता यात्रा कर सके, इस प्रकार की मेट्रो सेवा लखनऊ और नोएडा में हम इसका विस्तार करेंगे। कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा का तुरंत आरंभ किया जाएगा। प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के बाकी देश से हवाई कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भारत सरकार के सहयोग से नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। सभी 6 क्षेत्रों में मुख्य पर्यटन स्थल लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर, वाराणसी और गोरखपुर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जो पवन हंस की तर्ज पर चलेगी। लोगों को ये सभी तीर्थ स्थानों में पहुंचाने में उनकी सेवा करेगी। बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेलखंड विकास का गठन किया जाए, विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में पूर्वांचल विकास बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। मित्रों, विकसित उद्योग सुगम व्यापार, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में सिंगल विंडो क्लियरेंस की सिस्टम चलाई जाएगी। प्रदेश में टेक्नोलॉजी और सर्विस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 6 IT पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता एवं खपत को पूरा करने के लिए फार्मा पार्क की भी स्थापना की जाएगी। 1000 करोड़ की कोष निधि के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत बढ़ई, मोची, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुथार, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई जैसी पारंपरिक स्वरोजगारियों को ऋण देने का काम किया जाएगा। मित्रों, प्रदेश में व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वो व्यापार कल्याण बोर्ड भामाशाह व्यापार कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। व्यापारियों के विवाद को सुलझाने के लिए हर एक जिले में एक विशेष मध्यस्थता प्राधिकरण गठित किया जाएगा। सरकार समर्थित लॉजिस्टिक के साथ एक ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्पों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। सशक्त नारी समान अधिकार, भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रदेश की हर गरीब परिवार में जन्मी बेटी को 50,000 का विकास बॉन्ड दिया जाएगा। बेटी कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000, 8 में पहुंचने पर 5,000, 10 में पहुंचने पर 7,000 और 12 में पहुंचने पर 8,000 दिए जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर उसको 2 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपये की सहायता की जाएगी। 3 नई महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएगी। अवंतीबाई बटालियन, झलकारीबाई बटालियन और उदा देवी बटालियन। इन 3 बटालियनों के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। महिला उत्पीड़न के मामलों में 1000 महिला अफसरों का विशेष जांच दल हर जिले में तैनात हो इस तरह से बनाया जाएगा और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट महिला उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए बनाया जाएगा। प्रदेश के हर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हर कॉलेज के नजदीक छात्राओं को अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से कर पाए, इसके लिए एंटी रोमियो दल बनाए जाएंगे। विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,000 की जाएगी। विधवा पेंशन के लिए उम्र की जो सीमा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मित्रों, इसके साथ साथ अभी देश की सर्वोच्च अदालत में ट्रिपल तलाक पर एक मुकदमा लंबित है, जिस पर स्टैंड लेना है सरकार को। हम प्रदेश भर की मुस्लिम महिलाओं की इच्छा पूछेंगे और इच्छा जानने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो अभिप्राय आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी बनकर ट्रिपल तलाक के मामले में एक अपना सकारात्मक सोच महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। स्वस्थ हो हर घर परिवार। 108 एम्बुलेंस की सेवा का विस्तार किया जाएगा और सुधार कर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, 15 मिनट में ही कॉल करने के साथ एक संपूर्ण सुविधाओं से लैस 108 एम्बुलेंस पहुंचे। इस प्रकार से इस सेवा को अपग्रेड कराया जाएगा। हर ब्लॉक में जेनरिक दवाओं वाले दवाखाने शुरू कराए जाएंगे और जेनरिक दवाओं को लगभग एवरेज 60% से कम दामों में गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
स्थापित किए जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को डॉक्टर बनने का एक मौका उपलब्ध हो सके। प्रदेश में 6 क्षेत्रों में एक एम्स स्तर का अस्पताल बनाया जाएगा। इस तरह से 6 नए एम्स के अस्पताल प्रदेश में बनाए जाएंगे। और अंत में आप सभी लोग शायद जिसकी राह देख रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का मामला, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो लिया है, उसी तरह से नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा खाका उत्तर प्रदेश के विकास का खींचने का हमारे पार्टी के नेताओं ने बनाया है। उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस एजेंडा को तैयार किया है। प्रिंट किया हुआ हमारा संकल्प पत्र आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। उसकी कुछ झलक मैंने आपको बताई है। मैं आशा करता हूं मित्रों कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश में जाति विहीन, जिस प्रकार की जातिवादी राजनीति को समाप्ति होगी, परिवारवाद की राजनीति की समाप्ति होगी और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए युग की शुरुआत होगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस जनादेश के बाद जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। 300 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत सरकार आजादी के बाद की उत्तर प्रदेश में बनाएगी और 5 ही साल में उत्तर प्रदेश को देश के प्रदेशों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर बिठाकर न केवल उत्तर प्रदेश के देश के विकास दर में भी कंट्रीब्यूशन करेगी। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, जब तक उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता, देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट होना असंभव है। इसलिए देश के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश का विकास बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की जनता के हर वर्ग की समस्याओं को हमने सुना है, उसको समझा है। इसके समाधान के लिए हमारे तज्ञों ने बहुत सारा परिश्रम किया है और एक योजनाओं के गुलदस्ते के साथ हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं इस संकल्प पत्र को उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से ज्यादा जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट पाकर यहां पर एक मजबूत सरकार बनाएगी जो उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान पर ले जाएगी। धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जारी कर दिया है, लेकिन इन सारे के सारे वादों में सबसे बड़ा वादा एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से कि राम मंदिर जल्द से जल्द संवैधानिक दायरे में संविधान के तरीकों से बनाया जाएगा। ये वादा अमित शाह ने किया है और इसके साथ ही 3 तलाक पर प्रदेश की महिलाओं की राय लेंगे। गरीब घर में बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। विधवा पेंशन के लिए उम्र की सीमा खत्म करेंगे। हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे और ऐसे तमाम बड़े वादे अमित शाह घोषणा पत्र के जरिए करते हुए दिखाई दिए। जी रुबिका, और हर वर्ग को लुभाने की एक तरह से कोशिश भी है जिसमें तवज्जो दी गई है किसानों को भी, युवाओं को लैपटॉप के साथ साथ फ्री जीबी डेटा देने की भी बात उन्होंने की है। साथ ही लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा भी किया गया है और गरीब लोगों को पहली जो 100 यूनिट हैं वो 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से दी जाएंगी। 24 घंटे बिजली देने का वादा भी किया गया है। अगले 5 साल में लखनऊ और नोएडा मेट्रो का विस्तार भी किया जाएगा। तो पूरी तरह से जो फोकस है वो विकास पर है, डेवलपमेंट पर है और परिवारवाद की राजनीति खत्म करने की बात भी कर रहे हैं अमित शाह। और इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, इस घोषणा पत्र में विकास की सभी बातें का तो जिक्र किया ही गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो की गई है वो है राम मंदिर को लेकर कि संवैधानिक तरीके से जल्दी राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज अमित शाह जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, विकास पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस था। कई लोक लुभावनी ने घोषणा भी की है, कई मुफ्त की चीजों का भी ऐलान किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण चीज रही वो राम मंदिर का मुद्दा रहा। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था और इस बार के घोषणा पत्र में भी राम मंदिर के मुद्दे को जगह दी गई है अमित शाह के द्वारा। और ये साफ तौर पे अमित शाह ने आज अपनी स्पीच में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि संविधान के दायरे में
राम मंदिर के निर्माण पर जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी, हर संभव प्रयास किया जाएगा। विशाल, आपको एक तो कहीं ना सेकंड कहीं- रोक रहे हैं क्योंकि वो बयान भी हमारे पास आ गया है, लेकिन 2014 जिसकी आप बात कर रहे हैं उस मैनिफेस्टो में आखिरी पन्ने पर पहुंच गया था राम मंदिर। अब देखना ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में किस स्थान पर रखा गया है। बहरहाल क्या बयान था, वो क्या वादा था, सुनाते हैं। अंत में आप सभी लोग शायद जिसकी राह देख रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो लिया है, उसी तरह से नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। मित्रों, विशाल, वही बात सबसे आखिर में इसी का जिक्र उन्होंने किया है और पूरी कोशिश हो कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनाया जाए। और ये याद दिलाया कि 2014 में हमने ये वादा किया था, 15 बीता, 16 और अब 17। और चुनाव के बाद विशाल, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले अमित शाह जो इस वक्त बोल रहे हैं, एक बार फिर से हम सुन लेते हैं उनकी बात। विशाल, आपके पास लौट कर आएंगे। अध्यक्ष जी, जितनी आपने भी घोषणाएं गिनाई है अभी, उसमें जो घोषणाएं की उनमें से कई ऐसी है जो अपना परिचय। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता समाजवादी पार्टी का जो आप लोग बैठ जाइए और एक परिचय देखिए अपना, और दोनों तरफ पहुंचेगा। एक बार अनुरोध है कि लेफ्ट साइड में पहले, इसके बाद जाएंगे, उसके बाद बीच में आएंगे। बताओ अब। हेलो अमित जी, मैं इधर हूँ। अमित जी हाँ बताइए, आवाज आ रही जी। है। अमित जी, मैं प्रांशु मिश्रा हूँ CNN। अमित जी, मैं प्रांशु हूँ, मैं यूपी ब्यूरो चीफ हूँ CNN न्यूज़ 18 से। मुझे याद है आप लोगों की राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, उसमें आपने सबसे पहले कैराना से एक्सोडस का ये विषय उठाया था। उसके बाद से यूपी गवर्नमेंट लगातार कहती रही कि ऐसा एक्सोडस जैसी या पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है। आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में, डॉक्यूमेंट में बहुत एम्फेसिस इस बात पर। क्या कोई रिसर्च की है बीजेपी ने, क्या ग्राउंड फाइंडिंग्स है, और कितने वेस्टर्न यूपी के कितने टाउन्स में ये प्रॉब्लम है जो पलायन की, जिसको आप बता रहे हैं? मित्रों, एक नक्कर वास्तविकता है कि पलायन हो रहा है, इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं। आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। उसी वक्त मैंने कहा था अखिलेश जी इस पर श्वेत पत्र जारी करें, मगर सपा सरकार ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया, और हम आने के बाद श्वेत पत्र जरूर जारी करेंगे कि कितना पलायन हुआ है और किस तरह से उसको रोका जाए। अमित जी, मैं कुणाल दी रीजनल मीडिया से। मेरा सवाल है कि बिहार चुनावों में हमने देखा था कि किस तरीके से महागठबंधन आपके खिलाफ बन गया था, आपकी बढ़ती ताकत को देखकर। यूपी में भी अंतिम समय में बड़े गठबंधन बनाया गया है आपके खिलाफ। आपको लगता है कि फिर से एक बार वोट का जो गणित है उसमें कहीं ना कहीं ये महागठबंधन आप पे हावी पड़ेगा? बिहार का गठबंधन और उत्तर प्रदेश के गठबंधन में बहुत अंतर है। मानो कोई भी संख्या है, 3 के अंदर शून्य को प्लस कर दीजिए तो जवाब 3 ही आता है। सपा प्लस कांग्रेस का जवाब सपा ही आता है। अमित, आप समझ पाए हैं ना मेरी बात? अमित जी, मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ, आपके लेफ्ट साइड में विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन न्यूज स्टेट चैनल से। अभी बताया आपने कि 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 73 से ज़्यादा एमपीज आपके हैं, और आपको उम्मीद है कि 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में लाएगी। तो क्या इन चुनाव के नतीजों को 2019 का सेमीफाइनल और केंद्र सरकार के लिए रेफरेंडम माना जा सकता है? हमारे लिए हर चुनाव एक परीक्षा होता है और हर परीक्षा में हम पास होना चाहते हैं। अमित जी, भूपेंद्र चौबे, नेटवर्क 18 इसी तरफ आपने एक बात रखी, आपने जातिवाद और पुलिस व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में देखा गया है सर कि पिछले 10 वर्षों में पुलिस का जो पॉलिटिसाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या प्रकाश डालेंगे कि आपकी अगर सरकार थी तो कैसे सुधरेगा ये काम? हम पारदर्शी तरीके से अगर भर्ती करेंगे तो पॉलिटिसाइजेशन अपने आप रुक ही जाएगा। अगर एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग भर्ती होते रहते हैं तो पुलिस कैसे पॉलिटिसाइज होए बगैर रहेगी। इसलिए हमने आग्रह रखा है कि भर्ती के अंदर ही पारदर्शिता लाएंगे, और जब सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता है। हमारे बहुत सारे राज्यों में हमने कर दिखाया।
मेरा सवाल आपसे, आपने अभी अपने घोषणा में कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, हाँ 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को भेजा। जी, वो योजनाएं दिखी नहीं, धरातल पे वो उनका उपयोग नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आएगी तो क्या उन जो पैसे इस्तेमाल नहीं हुए हैं या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं उसकी जांच कराएगी सरकार? आएगी? मैंने कहा, आपने शायद सुना नहीं, उस वक्त ध्यान नहीं होगा आपका। सारे भ्रष्टाचार के पर दंडित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की घोषणा हमने आज ही कर दी। अमित जी, मैं राजकिशोर हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल है राम मंदिर को लेकर, जो आपने कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उस पर फिर से राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे। तो केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बन जाती है तो वो किस तरीके के प्रयास आगे बढ़ाए जाएंगे, कैसे करेंगे उसको? केंद्र सरकार का और संवैधानिक प्रक्रिया का सहयोग कर अड़ंगा नहीं लगाए। सर, मैं आशुतोष ओझा, सिटी कनेक्शन से। सर इधर आपकी तरफ। सर, आपका अभी तक का जो भी टिकट का बंटवारा है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपके अपने कार्यकर्ता है वो आपके ही खिलाफ हैं। आपने 300 सीट का वादा किया है कि हम लिस्ट लेकर के आएंगे। आप जरा बताएंगे कि आप किस तरह से लेके आएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का विरोध पूरे उत्तर। समझ गया, बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। आपने शायद पॉलिटिकल पार्टी चलाई नहीं। जब टिकट लेने के लिए झगड़ा होता है तो अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तभी झगड़ा होता है। जहां झगड़ा नहीं होता है वह सब मानते हैं कि हारने वाले हैं भैया। तो हूँ यूएनआई लखनऊ में हूँ। आपने अभी बोला है, अभी से हाल है सर, सरकार बनने पर राजनीति से परिवारवाद और जातिवाद को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। आपने जो टिकट बांटे हैं उस टिकट में परिवारवाद की स्पष्ट झलक मिलती है। कई बड़े नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया गया। समझ गया, कैसे इस पर विश्वास किया जाए? मैं बताता हूं कैसे विश्वास किया जाए। परिवारवाद से मेरा मतलब है कि मुलायम सिंह जी के बाद बेटा बनता है, फारूक अब्दुल्ला के बाद उनका बेटा मुख्यमंत्री बनता है, इंदिरा नेहरू के बाद इंदिरा जी बनती, इंदिरा जी के बाद राजीव भाई बनते हैं, राजीव भाई के बाद राहुल जी बनते हैं। इसको परिवार कहते हैं। एमएलए एमपी बनने को परिवारवाद नहीं कहते भैया। परिवारवाद ये होता है कि जन्म होते ही राज्य का मुख्यमंत्री तय कर दिया जाता है। मैं आपको बताता हूं, राहुल जी के अगर घर पे शादी हो जाए और अच्छे दिन आए तो कांग्रेस का भावी अध्यक्ष तो तय ही हो गया। इसको परिवारवाद कहते हैं। अमित जी, मैं नीरज पांडे हूँ यूपी टीवी से। भाजपा का हमेशा नारा रहा है कि एक इंसान एक विधान, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले में आपने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं से पूछकर कोई निर्णय लेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी बात पे ही दोहरापन है? नहीं, आप दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। फैसला कोर्ट ने करना है। राज्य सरकार अभी पार्टी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की महिलाएं हमें कहती है, इनकी इच्छा जताती है, तो राज्य सरकार पार्टी बनकर इस दिशा में आगे। मैं पार्टी की पॉलिसी की बात नहीं करता, राज्य सरकार के आने वाले दिनों के संकल्प की बात कर रहा हूं। सर, मैं विशाल पांडे हूँ, जी न्यूज चैनल से। सर, इधर लेफ्ट साइड आपके। सर, आपका मुद्दा विकास है या राम मंदिर, और दूसरा आपका मुकाबला किस पार्टी से उत्तर प्रदेश? राम मंदिर और विकास में कोई अंतर विरोध नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। ये जो आपने राम मंदिर की बात कही है, मैं शरद प्रधान हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, और ये जो आपने राम मंदिर की बात कही, अभी भी आप इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। 2.5 साल हो गए, अभी तक तो कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई है राम मंदिर के मामले में। और दूसरा सवाल एक और भी है, वो ये है कि आपकी बहुत सी स्कीम्स जो आपने ऑफर करी है, जो दिया है, उसमें तमाम स्कीम्स ऐसी हैं जो अखिलेश यादव की सरकार ऑलरेडी दे रही है। तो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे लैपटॉप की आप बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के जो लड़कियों को स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, इस तरह की सारी स्कीम्स ऑलरेडी हैं। तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनकी नकल कर रहे हैं? हो गया। लैपटॉप जाति और धर्म के भेदभाव के अलावे बांटने वाले हैं, सिर्फ एक जाति को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, लैपटॉप सुनिए शरद जी, लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा भी फ्री देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। महिलाओं की स्कॉलरशिप के लिए भी एक राशि की जो हमें घोषणा की है वो बजट के साथ मैच कर लीजिएगा, 2.5 गुना ज्यादा है। मंदिर वाले सवाल में हम बताएंगे, और अभी भी प्रक्रिया चली रही है। कोर्ट में परसों ही डेट थी, चली रही है प्रक्रिया। अमित जी, मैं संवैधानिक प्रक्रिया मतलब कोर्ट का केस
ये संवैधानिक प्रक्रिया ही होती है। हेलो, और भी प्रक्रिया कोई सुझा दीजिए आप, तो उस पर भी विचार करें। अमित जी मैं बालकृष्ण हूँ, इधर सर यहाँ। अमित जी, सर, मैं दैनिक जनवाणी से हूँ, प्रिंट मीडिया से। आपने 3 तलाक वाली महिलाओं की बात कही है कि उनसे पूछ करके आप करेंगे। मैं पूछता हूँ, उनके समाज के 20% आबादी है, उनमें से कितने के आपने प्रतिनिधि बनाया है, कितनों को टिकट दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, टिकट विनेबिलिटी के आधार पर दिया जाता है, मगर सरकार जब बनती है तो कौन सदस्य है, किसने वोट दिया है, नहीं देखा जाता। हमारी सरकार ऐसे नहीं चलती है सपा बसपा की तरह। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबका विकास करती है, सबके हित में काम करती है। इसलिए सोच ही ठीक नहीं है कि जो टिकट दिया है तो ही काम करेंगे। अमित जी मैं बालकृष्ण हूँ सामने सर, बालकृष्ण हूँ आज तक से। आपने घोषणा पत्र में कहा है स्लाउटर हाउसेस बंद किए जाएंगे। लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान पिंक रिवॉल्यूशन की बहुत बात की गई थी कि पिंक रिवॉल्यूशन है, लेकिन उसके बाद ये सच्चाई सामने आई कि भारत सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। आपने कहा स्लाउटर हाउसेस बंद किए जाएंगे, इसका क्या मतलब है, इस पर एक्सप्लेन करें। पिंक रिवॉल्यूशन की बात सब्सिडी के रेफरेंस में की गई थी, और हमारी भारत सरकार बनने के बाद हमने 1 रुपया सब्सिडी बढ़ाई नहीं है, कमी की है। और उत्तर प्रदेश सरकार की मैं अभी बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार सभी यांत्रिक कत्ल खानों पर प्रतिबंध लगाएगी। सर एक प्रश्न और है, अभी कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने अभी इधर दूसरी तरफ से उन्होंने एक अपना कैंपेन स्लोगन उन्होंने दिया है, यूपी के लड़के बनाम बाहरी, मोदी जी को बाहरी करार दिया गया है, तो इससे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारा कैंपेन तो ऑलरेडी चलता है, शायद परिवर्तन यात्रा आपके ध्यान पर ही नहीं आई पूरी। 16,000 किलोमीटर 191 दिन और 5,382 सभाएं कर परिवर्तन यात्रा 10 करोड़ लोगों का संकल्प करी है। जहां तक 2 लड़कों का सवाल है, एक ने प्रदेश को लूटा है, एक ने देश को लूटा है, दोनों मिलकर फिर से लूटने आए हैं। यूपी की जनता उनको यूपी के बाहर करने वाली है। सर मैं रंजना हूँ ईटीवी से। सर आप महिलाओं के लिए योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन टिकट देने में महिलाओं को इतना कंजूसी क्यों किया है? क्या सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दी है, लगभग 2 गुना। आप कहते हैं सबका साथ लेके हम सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने टिकट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, क्या वजह है? भैया मैंने कहा ना, हम विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं, लगेगा तब देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, और टिकट से ही विकास होता है ऐसा मत मानिए। जब हम हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे तो मुसलमान के घर में भी पहुंचेगी, हर घर में गैस पहुंचाएंगे तो मुसलमान के घर में भी पहुंचेगा। अभी उज्ज्वला के बहुत सारे गैस मुसलमानों के घर पे पहुंचे हैं। आपका नजरिया विकास से टिकट तक सीमित है। हमारे कार्यकर्ता टिकट लेकर विकास नहीं करते, काम करते हैं, अपना विकास नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी विनोद त्रिपाठी, आप 300 की बात कहते हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको 311 से ऊपर सीटें देगी। और एक आग्रह है आपसे कि बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र भी नहीं है, वहाँ के किसानों के लिए आप एक नहर का निर्माण अगर करवा देंगे तो वहाँ के किसान हमें लगता है खुशहाल हो जाएंगे। पानी के लिए सिंचाई का जो वहाँ पर है। तो मीमांसा, यहाँ पर अब सवाल जवाब का दौर चल रहा था और सवाल बहुत टफ है, और जो सवाल थे वो सबसे ज्यादा राम मंदिर से जुड़े हुए थे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन क्या रोड मैप रहने वाला है पार्टी का, ये अभी तक स्पष्ट अमित शाह ने नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि राम मंदिर का मुद्दा और विकास साथ साथ चल सकते हैं।